हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। एज यूजुअल आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेज अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल हमारा डिस्कशन चल रहा है फैराडे लॉ पर। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे सिखा रहा हूं और आने वाले वीडियो में आपको फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से उस वादे को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सबसे पहली बात, जो मेरे इस वीडियो को आज पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अब वो कहेंगे सर हमारे जहन में तो फर्स्ट लॉ है ही नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, मेरा वीडियो नंबर 27 एक बार देख लीजिएगा तो आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर हो जाएगा। फिर भी फॉर द लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए एक बार फैराडे के इस लॉ को आपके साथ क्लियर जरूर करूंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हमने बात की थी हमने क्या बात की थी, जो हमारे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं उसको हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। एंड व्हाट वाज दैट, क्या था ये, बहुत नट एंड शेल में आपको रिवाइज कराऊंगा जिससे फर्स्ट लॉ समझने के बाद आपको सेकंड लॉ इजी हो जाए। तो फर्स्ट लॉ हमने बताया था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए अथवा मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित, किसमें, विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है। ये मेरा डिस्कशन आपको वीडियो नंबर 27 में था। तो आइए, W वॉज प्रोपोर्शनल टू Q, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो Z इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट माय डियर। वापस W इज इक्वल Z इंटू, और Q बराबर होता है I इंटू T। आप अच्छे से जानते हैं माय डियर। तो याद होगा आपको, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इन माई प्रीवियस वीडियो। तो हमने वहां पढ़ लिया था, यहां W था पदार्थ की एकत्रित अथवा मुक्त हुई मात्रा, Z था विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I थी विद्युत धारा यानी एम्पियर के अंदर होनी चाहिए, और T था वहां समय सेकेंड में। तो ये मैंने एक नट एंड शेल में आपको रिवाइज कराने की कोशिश की, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है माय डियर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या था, आइए। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले हम जल्दी से हेडिंग डालते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम, और इंग्लिश व्यूअर्स के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। हालांकि फैराडे ने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं मेरी केमिस्ट्री के लिए, हमारी केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आज हम फैराडे के जिस नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये केवल विद्युत अपघटन की क्रिया पर लागू होता है। उन्होंने कहा था कि यदि हम एक विद्युत अपघटनी सेल लें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लें, उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लें और कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें,
सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को? उन्होंने कहा कि एक विद्युत अपघटनी सेल लें, उसमें दो कोई भी इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत अपघटनी सेल के अंदर कोई विद्युत अपघट्य विलयन भर दें और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हम ये कैसे एस्टिमेट करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स पर कितना पदार्थ एकत्रित हुआ और किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ एकत्रित हुआ? इन सब की कैलकुलेशन को फैराडे ने सिखाया था। तो बाय दिस सेकंड लॉ वी विल गो फर्दर फॉर दिस कंसेप्ट। क्या है वो फैराडे कहते हैं, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड साइंस को एक्सप्लेन करता है, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए, याद रखिएगा दो कंडीशंस कॉमन रहनी चाहिए, एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए अथवा एकत्रित हुए पदार्थ की मात्राएं सदैव उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक, अथवा एक ही बात होती है अथवा इसलिए बोल रहा हूं, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। समझे आप मेरी बात? फिर सुनिएगा, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए अथवा एकत्रित हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों अथवा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, न केवल रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। क्लियर है मेरी बात? इसे यूं समझेंगे, जल्दी समझ पाएंगे। माना कि दो विभिन्न विलयनों में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं क्रमशः W1 व W2 हैं, ठीक है ना? तथा इनके रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक को हम एक और नाम से जानते हैं माय डियर, तुल्यांकी भार। एक ही बात होती है, क्रमशः E1 व E2 हो तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, आप समझ रहे हैं? यानी कि अब हमने दो विद्युत अपघट्य के विलयन ले लिए और उनमें दो इलेक्ट्रोड लगाकर एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की, तो अब उन दोनों इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्राएं एकत्रित होंगी वो उन पदार्थों के, जो विद्युत अपघट्य के विलयन हैं, उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस W1 अपॉन W2 इज इक्वल होगा E1 अपॉन E2। तो उम्मीद है W1 हो गया पहले इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा और वो समानुपाती है उस विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के, जो भी विद्युत अपघट्य का विलयन हमने पहले इलेक्ट्रोड के साथ लिया है। और यदि दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करें तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा सदैव
उस विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। इज दैट? और W1 को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे हम जानते हैं W बराबर होता है Z इंटू आई इंटू टी। तो हम इस W को रिप्लेस कर सकते हैं। आइए W को रिप्लेस कर देते हैं जल्दी से। किससे? Z1 इंटू आई इंटू टी अपॉन Z2 इंटू आई इंटू टी बराबर हो गया E1 अपॉन E2। अब आप कहेंगे यहां जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सर आपने यहां I1 और T1 और I2 और T2 क्यों नहीं लिया? तो यदि आपको फेराडे लॉ अब भी ब्रेन में रहा है तो आपको मैंने कहा था एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए, तो क्योंकि विद्युत धारा और समय दोनों के लिए एक जैसा था, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज I1 T1 एंड I2 T2। आई होप सो आप मेरा उद्देश्य समझ गए, व्हाट आई वांट टू से। यहां हमने I1 और T1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि फेराडे के नियम में साफ इस बात को हाईलाइट किया गया है कि जितने भी विद्युत अपघट्य के विलयन हों उनमें विद्युत धारा समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यदि हम इनको अब सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स I1 I और T कट हो गए तो हमारा क्या रिलेशन आ गया? तो हमारा रिलेशन आ जाएगा माय डियर अब, यानी कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल E1 अपॉन E2। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे माय डियर। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे। यहां शब्द आते हैं, सर Z1 क्या है यहां? तो आइए एक एक करके इन सब को क्लियर कर लेते हैं। यहां Z1 क्या है? सो Z1 बराबर है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो निश्चित रूप से जानना चाहेंगे केमिकल इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को। और अगेन यू वांट टू आस्क मी सर व्हाट इज ई? तो यहां से 1 हटा देते हैं क्योंकि ये 1 कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, तो यहां सिर्फ मतलब की बात Z को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। और Z E पर बात आते हैं। E है यहां पर तुल्यांकी भार और इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्विवेलेंट वेट। आई होप सो आप सीख गए होंगे। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फेराडे सेकेंड लॉ। यहां Z1 पहले पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और Z2 दूसरे वाले पदार्थ का जो दूसरा विद्युत अपघट्य का विलयन था उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जबकि E1 पहले विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार और E2 दूसरे विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार है। क्लियर है माय डियर? लेकिन अब यदि हम गौर से देखें सो वी कैन से E एंड Z आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए तो इस बात को आगे ले चलते हैं। According to the second law of Faraday, we can say, हम क्या कह सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे इस पॉइंट को। E is directly proportional to Z
देख सकते हैं आप, मैंने इस बात को भी हाईलाइट किया था यहां पर, E और Z आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां हमारे Z और E एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो अब इसी चीज को यहां यूज कर ले रहे हैं हम। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, और यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर हो गया FZ। अब आप जानना चाहेंगे, हियर F is a constant and that is known as Faraday constant and its value is equal 96500 कूलाम। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे कि ये फेराडे जो कांस्टेंट है कहां से आया है। तो ये रिलेशन यहीं से डेवलप हुआ है, और यदि अब हम इस रिलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसा लगता है, साफ नजर आता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन का रासायनिक तुल्यांक, वापस ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशन को आगे लेके चल रहे हैं अपन, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन का रासायनिक तुल्यांक सदैव उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? ई था यहां पर रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार, और जेड क्या था? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो बाय दिस रिलेशन वी कैन से कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन का रासायनिक तुल्यांक उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यह हमारा न्यूमेरिकल में काम आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। क्लियर है माय डियर? लेकिन अब हम मॉडर्न कंसेप्ट पे बात करें, यह तब की बात है जब फेराडे ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। हम उस जमाने में इस कंसेप्ट को लेकर चलते थे, लेकिन यदि आज हम मॉडर्न कंसेप्ट पे बात करें, मॉडर्न डिजाइनिंग पर बात करें, तो अब हम मॉडर्न रिलेशन में रासायनिक तुल्यांक यानी कि तुल्यांकी भार को कंसीडर नहीं करते। अब आप कहेंगे सर मतलब समझ में नहीं आया, फिर समझिए। अभी हमने वैद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोड लगाए थे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी समान समय के लिए, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित हुए थे। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती है। लेकिन इन द मॉडर्न कंसेप्ट अब हम तुल्यांकी भार की जगह यहां इलेक्ट्रॉनों के मोल यानी मोल इलेक्ट्रॉन को लेने लगे हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आया तो फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, जब हमने विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की थी, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं सदैव तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती थी। इज दैट क्लियर? लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट यह कहती है कि अब आप तुल्यांकी भारों से कैलकुलेशन मत निकालो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ दिस आर्टिकल, जस्ट लीव द वर्ड ई। बल्कि उन्होंने क्या कहा, अब यह देखिए आप कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन ले या दे उसके अकॉर्डिंग अब कैलकुलेशन करो, मैं ये कहना चाहता हूं। तो अब हम जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन को में जाएंगे, उसके अंदर अब हम तुल्यांकी भार की जगह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को वरीयता देंगे। तो इस बात को नोट करके आपको लिखता हूं, जल्दी आप मेरी बात समझेंगे। सुनिएगा और समझिएगा माय डियर्स। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ के
मोलों की संख्या उस पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। मैं यह कहना चाह रहा हूं, अब तक हम क्या करते थे कि एकत्रित पदार्थ के मोलों की संख्या उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होते थे। यह फैराडे ने जब इस लॉ को इन्वेंट किया था तब इस कॉन्सेप्ट पे काम किया था। बट नाउअडेज वी आर यूजिंग कि किसी भी वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ के मोलों की संख्या उस पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती है। यानी अब हम सारी कैलकुलेशन इस बात पर करेंगे कि इलेक्ट्रोड ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या कितने इलेक्ट्रॉन लिए। इज दैट क्लियर? इस डेरिवेशन को भी समझने के लिए थोड़ा सा और इसको हम आगे ले चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा स्क्यूज कर लेते हैं और मुझे सुनिएगा, कंसेप्ट को थोड़ा सा आपके लिए डिटेल कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, शायद ज्यादा अच्छे से आपको कंसेप्ट सिखा पाऊंगा माय डियर्स। तो अटेंशन दीजिएगा मेरे साथ एक एग्जाम्पल पर। यदि मैं सिल्वर को देखूं, यदि मैंने किसी भी वैद्युत अपघटन की क्रिया में सिल्वर को किसी इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस किया, देखिएगा कैसे रिड्यूस होगी वो। सिल्वर जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तभी रिड्यूस होगी। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया होगा? उस सिल्वर ने विद्युत अपघटन की क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से लिया होगा। और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से लिया तो अब हम अपनी कैलकुलेशन इस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर करेंगे। तो आइए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। उम्मीद करता हूं मेरे यहां जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस समय सुन रहे हैं क्लियर समझ में आ गई होगी उन्हें मैं क्या कह रहा हूं आपसे। थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे। चलिए यहीं लेके चलते हैं। अतः एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर Na। उम्मीद है आवागाद्रो नंबर को आप अच्छे से जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो आइए जल्दी से इसकी भी डिटेलिंग आपके लिए कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। इसको यहां ले लेते हैं और अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाएगा माय डियर, जिससे इस आर्टिकल को ज्यादा आपको स्मूथ कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है और हम निकालना चाहते हैं 1 मोल, और 1 मोल कंसेप्ट दी थी एवोगैड्रो ने। और एवोगैड्रो ने कहा था कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, यदि भूले ना हो तो नोट करके लिख देता हूं, कितनी होती है? Na बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आई होप सो ये बात आपको अपने 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखी है। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होती है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो है इतना, क्लियर? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया इतना। अब वैल्यू ऑफ Na रख दो इसके अंदर, तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ Na रख देते हैं।
यानी 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इंटू द वैल्यू ऑफ Na रख देता हूं, रेड कलर से रखता हूं जिससे ज्यादा क्लियर विजिबल हो ये आपके लिए, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जब माय डियर आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 96478 कूलाम लगभग, और हम इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं 96500 कूलाम के, और यह बराबर होता है, आप अच्छे से जानते हैं माय डियर, फैराडे के, यानी कि इसको हम कैपिटल F से लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं बचपन याद आ गया होगा। तो यहीं से फैराडे की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि यदि कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ जितने इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है, सदैव उतने ही फैराडे कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि देखिएगा, हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सिल्वर को दिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को, तो हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, दैट इज 96500 कूलाम, जो कि लगभग इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, और वो बराबर होता है 1 फैराडे के। तो इस कैलकुलेशन से हमें यह बात एकदम क्लियर हो जाती है कि जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, सदैव उतने फैराडे कंसीडर किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो हम मानेंगे इस 1 इलेक्ट्रॉन को सिल्वर आयन को सिल्वर में रिड्यूस होने के लिए जो हमें आवेश की जरूरत होगी, दैट विल बी 96500 कूलाम प्रति मोल। अभी भी आप में से कई सारे बॉयज और गर्ल्स ऐसे होंगे जो थोड़े से कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे सर कुछ कठिन सा लग रहा है। माय डियर, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं उसके लिए आपको बेस प्रिपेयर कर रहा हूं। तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया, शायद अभी आप बहुत ज्यादा सहमत नहीं हैं, तो आइए एक और एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप मेरे से ज्यादा सहमत हो जाएं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, शायद ज्यादा अच्छा सा लगे आपको इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे सेकंड की, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन को किसी इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस होने के लिए आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो अब मेरा सवाल यहीं से आ रहा है कि भाई कैल्शियम आयन को किसी इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस करने के लिए, अपचयित करने के लिए यदि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम इसे कितनी आवेश, कितना इसको इलेक्ट्रिसिटी दें। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फैराडे हम कह सकते हैं यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। लिख सकते हैं आप, क्योंकि उपरोक्त क्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 2 फैराडे के लिए। तो माय डियर, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस प्रोसेस के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करनी ही होगी यदि आप कैल्शियम आयन को कैल्शियम में रिड्यूस करना चाहते हैं। तो मेरा मकसद बस आपको यह बताना है कि नाउ यू कैन लीव द टर्म तुल्यांकी भार। अब आप तुल्यांकी भार को छोड़ दें, बल्कि अब आप इलेक्ट्रॉनों के बिहाफ पर कैलकुलेशन करना सीखें। तो एक इलेक्ट्रोड किसी भी आयन को रिड्यूस करने में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, वो कैलकुलेशन इलेक्ट्रोड पर निर्भर करेगी। उसके आधार पर आप कितने फैराडे से चार्ज देना है निर्धारित कर सकते हैं। फिर भी यदि अब भी ऐसा लगता हो सर स्टिल वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज, व्हाट यू वांट टू से,
एकदम ब्रेन को कूल करिएगा, एकदम कूल हो जाइए और फिर सुनिए हम कर क्या रहे हैं। हम फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। और द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय मतलब सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं, यानी इलेक्ट्रोड पर क्या एकत्रित होगा, मैं वही बताना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। दैट वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो हमारी भाषा में किसका जिक्र हुआ है? इक्विवेलेंट वेट का, तुल्यांकी भार का। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन द केस ऑफ कैलकुलेशन यू आर यूजिंग द टर्म इक्विवेलेंट वेट। गणना में आप तुल्यांकी भार की जगह अब दूसरी कंसेप्ट लगा दो। क्या लगा दो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो कैल्शियम को कैल्शियम में रिड्यूस होने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे, तो यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराडे का, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया था। कैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर हुआ, यह मैंने अभी मैथमेटिकल बताया आपको। तो यदि कोई भी धन आयन धातु में रिड्यूस हो रहा है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आपको 1 फैराडे विद्युत धारा देनी पड़ी। इसी प्रकार माय डियर, यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 फैराडे विद्युत धारा देनी पड़ेगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और फिर भी समझ में नहीं आती है तो आइए एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूं आपको अपनी बात सिखाने के लिए। सपोज करिए इस बार क्या हुआ, वी हैव एल्यूमिनियम +3 आयन और हमें इसे किसी इलेक्ट्रोड पर रिड्यूस करना है। तो इस पर 3 धनावेश हैं, तो ये क्या करेगा? बहुत जल्दी से आप इसका निर्णय ले सकते हैं, सर इसे एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसे, दे दिया साहब। सो यू कैन सी कि ये रिएक्शन अब हमारी किस पर होगी? कैथोड पर होगी। क्यों? क्योंकि मेटल आयन हमेशा मेटल में रिड्यूस होता है, अपचयित होता है कैथोड पर। क्यों? क्योंकि मेटल पर हमेशा धनावेश होता है और धन किधर भागता है? ऋण आवेश की तरफ। और ऋण आवेश वाला इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। तो ये रिएक्शन कैथोड पर हुई। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब हमारे पास 2 तरीके हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि हम एकत्रित पदार्थ की मात्रा को या तो उसके तुल्यांकी भार से रिलेट कर दें या हम उसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, लिए या दिए हैं, उसके आधार पर कर दें। तो मैं ये कह रहा हूं हम तुल्यांकी भार की जगह अब पदार्थ की मात्रा की गणना उसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से करेंगे। तो यहां देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि फैराडे के नियमानुसार हम क्या जानते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराडे के। और यहां कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? चूंकि एल्यूमिनियम -3 से एल्यूमिनियम अपचयित होने में 3 मोल इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। अतः 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे। एफ लिख लो, फैराडे लिख दो। और बच्चों 1 फैराडे बराबर होता है, अच्छे से जानते हैं, 96,500 कूलाम। गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। यानी एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने कूलाम चार्ज की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमने पदार्थ की मात्रा को किससे रिलेट कर दिया है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। उम्मीद करता हूं अब आपको ये फैराडे लॉ और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल स्ट्रेस पैदा नहीं करेंगे। और फिर भी माय डियर्स, यदि आपको ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज टू टेक दिस रूल,
तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए कहां आप अब भी परेशान हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी उस परेशानी को दूर करने में, आपकी इस स्टडी को आसान बनाने में। और यदि मैं ऐसा कर पाया तो आपका इस वीडियो को देखना और मेरा इस वीडियो को बनाना सफल होगा। तो उम्मीद है आप अपना रेस्पॉन्ड मुझे जरूर करेंगे, और यदि सही लगता है तो निश्चित रूप से बने रहेंगे मेरे साथ। तो अब इस वाणी को यहीं विराम कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।